नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज हम लोग आज सवाल जवाब सेशन कर रहे हैं। इसमें मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों मैं शुरू करने के पहले इसमें सवाल हैं कई मित्रों के, वो बार बार पूछते हैं। हो सकता है कि मैं जवाब दूंगा, फिर कुछ लोग छूट जाएंगे, लेकिन मैं जितने लोग देख सुन रहे हैं वो समझ जाएं। दोस्तों देखिए, कई लोग हमारे स्टेट के बाहर से, खास करके महाराष्ट्र वगैरह से पूछते हैं कि गाय चाहिए हमें। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे पास बहुत ज़्यादा गायें नहीं होती हैं, और मैं जैसे समझ के चलता हूँ कि जितनी गाय हमारे पास सेल के लिए उपलब्ध हो रही हैं ब्रीडिंग सीज़न में, जाड़े वगैरह में, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मित्र पिछले साल से मांग रहे हैं। और तो स्टेट के बाहर मैं नहीं भेजना चाहता नॉर्मली, क्योंकि इतने प्रयासों से कोई गाय तैयार होती है और उसको 1500-1600 किलोमीटर भेजना तभी भेजें जब मजबूरी हो। जब आप बाहर निकलोगे ही तो आप यहाँ आने के बजाय पंजाब भी जा सकते हो, आपके लिए वहाँ लिमिटेड ऑप्शन है। और मैं अपने अगल बगल दूंगा तो हमारे अगल बगल को मित्रों को उतना दूर नहीं जाना पड़ रहा है, जिनको भी मैं दे पाऊँगा, क्योंकि अब कितने लोगों को दे पाता हूँ ये मसला अलग है, लेकिन जिसको भी दे पाऊँगा तो मैं अगल बगल देना चाहता हूँ, जिसमें कि गायों को बहुत ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। तो दोस्तों स्टेट के बाहर तो इस अभी गाय हम लोग नहीं भेज पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं जय पटेल जी के सवाल से। जय पटेल जी कह रहे हैं, सर जी, जय पटेल जी गुजरात से हैं। ये कह रहे हैं, सर जी कई लोग बोलते हैं कि एचएफ गाय का दूध अच्छा नहीं होता है, उन लोगों को कैसे साइंटिफिक कारण दे के समझा सकते हैं, उस बारे में चर्चा करें प्लीज़। देखें जय पटेल जी, सबसे पहले तो हम लोग अच्छा दूध पैदा किया जाए, अच्छे क्वालिटी का, और तब समझाना कम पड़ेगा। अगर अपने दूध का फैट अगर कम आएगा, 3.67 आएगा, तो बहुत समझाना पड़ेगा। और अगर अच्छा दूध फैट अगर हम लोग 4 तक फैट ला पाएंगे तो समझाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, सबसे मतलब जो समझाने का, जब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके देसी गाय का दूध इससे बेहतर होता है एचएफ की गाय से। लेकिन अब देसी गाय का दूध, जहां आप एचएफ गाय का दूध 55-60 रुपये में दे सकते हो कस्टमर को, देसी गाय का आप 90-100 रुपये में दोगे, तो कस्टमर के पास एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो देसी गाय के दूध को कंपेयर करेंगे 55 रुपये के गाय के दूध से, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो एचएफ गाय का दूध आप अगर ढंग का पैदा करो तो अच्छा पैदा होता है, ढंग का पैदा करेंगे तो जवाब देते भी बनेगा दोस्तों। तो जय पटेल जी, थोड़ा पहले फैट वैट सुधारा जाए और अच्छी क्वालिटी का दूध पैदा करा जाए। मोनू जी हैं, लिख रहे हैं, सर मैं अयोध्या से हूँ, जय श्री राम मोनू जी। सर पंजाब से गाय खरीदें या जुबेरगंज से? जुबेरगंज दोस्तों फैजाबाद अयोध्या में एक मंडी है, एक जगह है जहाँ पशु हमेशा उपलब्ध होते हैं लोकल लेवल पे। दोस्तों देखें मोनू जी, मसला क्या है कि आप दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक, जुबेरगंज से ख़रीदें। जुबेरगंज में गाय जो आपको मिलती है वो गाय आपको कुछ भी कहा जाए 25 लीटर 30 लीटर, देखें 50 गाय खरीदी गई, उसमें से 2 गाय 28-30 लीटर दूध दे गई या 25 लीटर दूध दे गई, वो अलग बात है। नॉर्मली जुबेरगंज की गाय की अपर लिमिट 22 लीटर है, और वो क्रॉस ब्रीड गाय हैं। और क्रॉस ब्रीड गायों में समझ के चलें कि अगर आपका, अच्छा दूसरी बात यह है कि उनका बजट कम होगा, वो कम बजट में मिल जाएंगे आपको, 45 से 60 हज़ार 70 हज़ार अधिक से अधिक में गाय मिल जाती हैं। तो कौन सी गाय खरीदें, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपकी पंजाब की गाय जुबेरगंज की गाय से बहुत अच्छी है, अगर आप ढंग से खरीद पाए तो। और वैसी गाय हम लोग भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नॉर्मल सी बात है कि हम लोग सभी को कितने लोगों को दे पाएंगे, सैकड़ों गायों से ज़्यादा दोस्तों, 150-200 गायों की बात की जाए, हमारे पास 25 गाय से ज़्यादा होनी नहीं है। तो जो पहले से बात करता है मैं उसको दे पाता हूँ, और बाकी सबको पंजाब ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन पंजाब और जुबेरगंज में अंतर है दोस्तों। जुबेरगंज की गाय की आप अपर लिमिट 20 लीटर ही मान के चलिए, और पंजाब में आप अच्छी गाय खरीद पाए तो उसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। कैलाश चंद जी हैं, ये कह रहे हैं, सर मेरे पास हॉल्स्टीन फ्रीजियन बछड़ी है 4 महीने की, जो मिट्टी बहुत खाती है और पेशाब करने के बाद पीती है। हरा चारा, दाना, मिनरल मिक्सचर हिमचलेट कंपनी का 3 kg एक दिन का दूध पीती है। देखें कैलाश जी, क्या है मसला है कि कई बार फास्फोरस वगैरह की डेफिशिएंसी से बच्चे भी इस तरह का लक्षण दिखाते हैं कि मिट्टी बहुत खाएंगे, अपना पेशाब पीने लगेंगे, और मतलब अखाद्य चीज़ों को खाने की कोशिश करते हैं। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी वेटनरियन से अपने देखना पड़ेगा कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं हो रही है आपके फीड में। रेगुलर अगर आप हो सकता है कि जब अपने डॉक्टर से बात कर लेंगे, तो अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी, पाइका कहते हैं, तो पाइका का अगर ट्रीटमेंट वगैरह ज़रूरत होगी तो करेंगे अपने हिसाब से। फिर चंद्र सिंह राजपूत जी हैं, पूछ रहे हैं नेपियर का साइलेज कैसा रहेगा 25 लीटर वाली गाय के लिए। चंद्र सिंह जी देखिए,
क्या है कि नेपियर का साइलेज का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें उसमें उसके फर्मेंटेशन के लिए शुगर चाहिए होता है। तो जैसे मक्का होता है, मक्के में स्टार्च होता है, उससे वो फर्मेंटेशन हो जाता है। और उसी तरह से अगर हरे चारों में और बात करें मक्के के अलावा, तो जैसे एडवांटा का शुगर ग्रेज वगैरह आता था, उसमें रिक्वायर्ड शुगर मिल जाती है। हमने तो नहीं बनाया था, लेकिन बहुत से मित्रों का जिक्र सुना था कि एडवांटा के शुगर ग्रेज से भी साइलेज बन जा रही है। लेकिन नेपियर से अच्छी साइलेज बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, मुझे डाउट है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड शुगर है, स्टार्च है, वो मिल पाएगा नहीं। और फर्मेंटेशन अच्छे से होगा कि नहीं होगा ये मुझे पक्का नहीं है, ना कभी किया है। और मुझे इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है साइलेजिंग की, उसमें भी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, इसलिए मुझे शक है कि इससे बहुत अच्छा साइलेज बन पाएगा आपके नेपियर से। एक सज्जन है जो अपना नाम की जगह गिर काऊ लवर लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, सर मैं आपका रेगुलर वीडियो देखता हूं और मुझे वेटनरी बीवीएससी करना है, लेकिन एडमिशन नहीं मिला, मैं क्या करूं, मेरा ड्रीम है, प्लीज़ हो सके तो कुछ एडवाइस दीजिए। और आपके और दूसरे डेयरी फार्म रिलेटेड वीडियो देखकर भी डेयरी फार्म खोला जा सकता है क्या? देखें क्या है मित्र कि अगर सही बात बताऊं तो आपके पास तो काफ़ी अच्छे वीडियोस अब उपलब्ध हैं। जब हमने 6 साल पहले डेयरी फार्म शुरू किया था तो कोई वीडियोस नहीं थे इस तरह के आते थे, बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे। और डेयरी फार्म करने के लिए हम लोगों ने जब करना था तो किया ही, और धीरे जानकारी बढ़ाते गए। देखें आप करने के साथ भी लर्निंग शुरू हो जाती है, और आपके पास थोड़ा कम जैसे आप 5 रखना चाहते हैं 2 से शुरू कर लीजिए, उन गायों को पालिए, उनके साथ सीखते चलिए। और देखें नॉर्मल सी बात है कि आप जानकारी कहाँ से ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितनी क्षमता से ले रहे हैं। आपकी क्षमता भी मायने रखती है, और कितना प्रयास आप कर रहे हैं। आपने इधर कान से सुना, इधर से निकाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वीडियो देखते जाएंगे और आपके पास ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आप कुछ चीज़ें देखें, सुने, समझें। देखें जब मैं अभी भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, जो भी मित्र मुझसे बेहतर कर रहे हैं उनसे, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ मिली मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। उस समय भी करता था दोस्तों, डायरी में कोई भी चीज़ कहीं ग्रुप में सुना, समझा, करता जाता था, और उसका नतीजा ये निकला कि मेरी पूरी डायरी भर गई। फिर हमने इंडेक्स बनाया हर चीज़ों का। तो चीज़ें देखें प्रयास करेंगे, लर्निंग की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को सही ढंग से करेंगे तो ही वीडियो देख के फ़ायदा होगा, और वीडियो से सीखा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। और आप साथ साथ डेयरी करके और वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। बहुत से मित्र बार बार लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। देखें दोस्तों क्या है, लंपी स्किन डिजीज़ की वीडियो कोई भी ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो वेटनरियन का पार्ट होता है, और लंपी स्किन डिजीज़ तो वैसे ही बहुत बड़ा बवाल है। ट्रीटमेंट हम लोग भी करते हैं, पिछले साल इस साल तो अभी तक ऊपर वाले की दया से बचे हैं। पिछले साल कुछ गायों में आई थी प्रॉब्लम, हम लोग भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। और देखें अब कई जगह काली मिर्च और घी की बात भी हो रही है आयुर्वेद टाइप से, कई जगह होम्योपैथिक की बात भी हो रही है। मेरे पास जैसे जो मित्र भी बात कर रहे हैं, मुझे पक्का है कि उन्होंने जगह देखा ही होगा वो। तो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट अभी खुद ही स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाया, उसके बारे में मैं क्यों अननेसेसरी बात करने की कोशिश करूं। जिस लेवल पे प्रॉब्लम आती है उस लेवल पे कोई घी काली मिर्च जो दे के भी कह रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिनको दिया वो ठीक हो गई, कोई होम्योपैथिक दे के कह रहा है ठीक हो गई। हम लोगों ने जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया था उसमें एक अच्छा एंटीबायोटिक लगाया जा रहा है, मेग्लूडाइन लगाया जा रहा है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर के रूप में, और एविल वगैरह लगाया जा रहा है, और घाव वगैरह को साफ़ करना, स्प्रे करना किया जा रहा है। तो यही ट्रीटमेंट है अभी, तो और क्या कर सकते हैं दोस्तों। और आजकल गोट पॉक्स की वैक्सीन की बात भी गवर्नमेंट ने भी अब कह दिया है कि आप गोट पॉक्स की वैक्सीन लगा सकते हैं। डोज़ में अभी भी उसके डाउट है। गोट को 1 ml पर 1 ml ही लगती है गोट को, और सबकट लगती है चमड़ी के नीचे। लेकिन गायों में मैं अभी बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई 3 ml कह रहा है, कोई 5 ml कह रहा है, कोई 8 ml कह रहा है। चीज़ें इतनी अनस्टैंडर्डाइज हैं कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ठीक तरीके से अभी। तो जिसको जो मन है वो कर रहा है अपने हिसाब से दोस्तों। तो उसके लिए ऑफिशियल वीडियो बनाना, जब तक मतलब जब गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें नहीं पता हैं, गोट पॉक्स की वैक्सीन लगाई जा रही हो और ट्रीटमेंट जैसा हो रहा है वैसा किया जा रहा हो, तो मैं कितना बड़ा वेटनरियन हूँ कि मैं उसको अलग से एक ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करूँ दोस्तों। विजय कुमार गौर जी हैं, पूछ रहे हैं सर आपका फीड लेना चाहता हूँ, आप गोरखपुर में भिजवा सकते हैं क्या? देखें विजय जी और मित्र जो भी यूपी में हैं आसपास हमारे, हम लोग फीड बिल्कुल बना रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से फीड बना रहे हैं। आपके आजमगढ़ मऊ तक उधर ईस्टर्न यूपी में फीड जा भी रहा है। देखिए भिजवा तो मैं कहीं भी सकता हूँ, लेकिन वो भिजवाना क्या है बेसिकली, आपको भाई आप गाड़ी भेजो चाहे यहाँ से गाड़ी जाए, बात एक ही है। और मैं यहाँ से फीड बनवा देता हूँ। और मेन मसला ये है कि
फीड को 1 महीने बरसात में खास करके 1 महीने से ज़्यादा रखना नहीं है। तो आपके पास अगर मान लें आप पिकअप से फीड मंगाएंगे और 1 टन ही फीड मंगाया आपने, तो भाड़ा बहुत लग जाएगा। तो कम से कम क्या हो रहा है, जिस ज़िले में भी मित्र जुट रहे हैं वो अपना 3 टन का इंतजाम कर रहे हैं कि महीने में 3 टन का 2-3 मित्र जुड़ के कर लें, उसके बाद मांगें, बिल्कुल फीड बन जा रहा है, बिल्कुल भेजा जाएगा। वेंकटा राजू जी हैं, कह रहे हैं सर आई वांट टू आस्क यू सर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई वांट टू ब्रिंग काउज फ्रॉम पंजाब टू हैदराबाद, 100% HF काउ, capacity 30 to 35 milk capacity. Sir, you tell me if I can bring them from Punjab. Thanks sir. तो देखें वेंकटा राजू जी पूछ रहे हैं कि पंजाब से गाय लाना चाहते हैं और ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। देखिए, अगर आपके अगल बगल गाय मिल जाए सबसे अच्छा, नहीं मिल रही तो आपके पास ऑप्शन क्या है। हैदराबाद में अगर नहीं मिल रही है तो आप बेंगलोर जा सकते हैं। बेंगलोर का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, शुरू में हमने सुना था बेंगलोर से अच्छी गाय मिलती हैं। अगर आपको बेंगलोर पास पड़ रहा, अच्छी गाय मिल रही हैं, अच्छे वेल ब्रेड काऊ मिल रही हैं, आप बेंगलोर से ले लें। नहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, लेना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छी गाय चाहिए, और आप देख ही रहे होंगे रोज लुधियाना में, पंजाब वगैरह और जगहों से भी गायें लोड होकर जाती हैं। तो जहाँ जाती हैं वहाँ एक बार आप बात कर लेंगे वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो में तो सभी पंजाब में कह रहे हैं कि ये मैं पिछले बार दिया था, फिर आए हैं, अच्छी गाय दिया था। लेकिन जहाँ जा रही हैं एक बार वहाँ जाके, उन फार्मों पे जाके प्रयास करके, जहाँ भी गाय गई हुई हूँ वहाँ जाके मिलने का प्रयास करें। देखें, बाद में कुछ सोचे समझे, उससे अच्छा जिन मित्रों ने गाय, जो फ्रेंड्स लेके गए हैं, उनसे आप मिलें और पता चलेगा कैसी गाय आई हैं, ठीक कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, किसके पास से लेना चाहिए वहाँ से भी। अश्वनी सिंह जी हैं देवरिया यूपी से, काइंडली टेल द डायरेक्शन ऑफ काउ सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड, दैट इज लेंथ शुड बी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। I see in my village that all cow sets are having north-south direction. Is there any scientific reason for north-south or it can be? नहीं अश्विनी सिंह जी, शायद या मैं समझ गलत रहा हूँ या आप कुछ गलत जानकारी है आपके पास। देखें, अगर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैं अक्सर शेड के सामने खड़ा होकर बात करता हूँ या मैं अपने तालाब पे भी खड़ा होता हूँ, तो मेरे पीछे शेड है मेरा। मतलब बेसिकली शेड का अलाइनमेंट जो है वो नॉर्थ साउथ नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट होता है। हेड टू टेल जो है शेड ईस्ट वेस्ट होता है, और इसका साइंटिफिक रीज़न है। क्या होता है, देखें कि गर्मियों के दोपहरी में, दोपहर के बाद 1-2 बजे के बाद जो है सूरज जब ढलने का इंतज़ाम करता है, तो पश्चिम में जब डूबता है सूरज, तो अगर आपका मान लें कि जिधर लंबाई आपके सेट की मान लें 150 फीट है, तो अगर पश्चिम में सूरज डूबेगा तो इधर 20-30 फीट तक सेट के धूप पहुंच जाती है, उन गायों को तंग करती है। और आपने मान लीजिए कि सेट को, अब समझे कि आपने 150 फीट की लंबाई वाला या 100 फीट की लंबाई वाला पोर्शन इधर नहीं बनाया है, आपने उसको घुमा दिया, आपने सेट को नॉर्थ साउथ बना दिया। तो सेट के साइड से जब पश्चिमी सूरज डूबेगा तो सेट के साइड से धूप आधे सेट को कवर कर देगी। आपका सेट मान लें 50-60 फीट का है तो 30 फीट तक धूप पहुंच जाएगी, एक साइड की पूरी गाय धूप में हो जाएंगी। इसीलिए सेट आप लंबाई जो है उसकी ईस्ट वेस्ट रखना होता है अलाइनमेंट, तो वो गलत है। अगर कोई नॉर्थ साउथ रख रहा है तो अलाइनमेंट बिल्कुल नाप के ईस्ट वेस्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।